स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। ये सीरीज जो है आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है। इसमें सभी आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और कभी 200 प्रश्न, कभी 300 प्रश्न, कभी 100 प्रश्न, इस हिसाब से रहेंगे। तो 7-8 क्लास में सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज है तो अच्छे से करिएगा, आराम से करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो अच्छे से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं समय ना नष्ट करते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी है कि इससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये संबंधित है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा या डेल्मीडा जो आप कहिए। जो पुर्तगाली अभियान है, जो पहला पुर्तगाली अभियान है, वो 20 मई 1498 को आया है। 1498 को किसके नेतृत्व में? वास्को डिगामा के नेतृत्व में। वास्को डिगामा के नेतृत्व में पहला पुर्तगाली अभियान जो है आया है 20 मई 1498 को। यह ध्यान रखना है आपको। दूसरा अगर पुर्तगाली अभियान आपसे पूछा जाए, दूसरा पुर्तगाली अभियान जो है वो 13 सितंबर 1500 को आया था। 13 सितंबर 1500 को आया था। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल के नेतृत्व में आया था। उसके बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 से 1509 तक वायसराय, पहला वायसराय बनकर भारत में आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू किया था। इसके बाद जो है अल्बुकर्क बन के आया था यहां पर वायसराय 1509 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे देखिए फ्रांसिस्को अल्मीडा की कुछ इसके समय में 1505 से 9 के बीच कुछ युद्ध लड़े। जैसे एक युद्ध है चौल का युद्ध या चौल की लड़ाई। चौल की लड़ाई इसी ने लड़ी है और 1508 में हुई है। ठीक ऐसे ही इसी के समय में दीव का युद्ध हुआ है। दीव का युद्ध जो हुआ है 1509 में हुआ है। 1509 में अगर डेट पूछ ले दीव की लड़ाई कभी कभी तो 2 फरवरी 1509 को हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा आया था। उसके बाद उसके वायसराय वगैरह आने शुरू हो गए। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन से थे? तो आपको बताना होगा कि पुर्तगाली थे। ठीक, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? अभी मैंने बताया 20 मई 1498 को आया था। तो 1498 को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, 20 मई 1498 को आया था। ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर आया था? तो यह भी ध्यान रखिए कहां पर आया था। कालीकट केरल के पास आया था। यह ध्यान रखना। कहां पे? कालीकट केरल आया था। वहां का उस समय जो राजा था जमोरिन ने उसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। कालीकट केरल पर 20 मई 1498 को उतरा था। वहां के हिंदू राजा थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। निम्नलिखित में किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी मैंने बताया जमोरिन ने। राजा जमोरिन ने जो है किसका? वास्को डिगामा का क्या किया था? स्वागत किया था। उस समय स्वागत किया था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, वास्को डिगामा 20 मई 1498 को आया था। स्वागत किसने किया? राजा जमोरिन ने। और पूछा गया प्रश्न है इसलिए अच्छे से करते हुए चलिएगा, सही से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलन में देखते हैं, जैसे वास्को डिगामा कहां से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। वास्को डिगामा कहां से आया था? पुर्तगाली यात्री था। आप जानते हैं कि पुर्तगाल से आया था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया? स्पेन। और कैप्टन कुक कहां से आया? तो ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, हॉलैंड। समुद्री यात्री हैं, उनके आने वाले देश हैं। तो ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 बी आंसर बन रहा है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तो आसानी से आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप इस समय में जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था अगर पूछा जाए? देखिए 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था, 9 में चला गया। उसके बाद अल्बुकर्क आया और अल्बुकर्क 1509 में आया। ठीक है, 1509 में अल्बुकर्क आया था, ध्यान रखिएगा। और पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक था। 1509 में आया और ये 1515 तक भारत में रहा था। ये आपको ध्यान रखना है।
इसने 1510 में गोवा को जीता था, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे, उनसे जो है अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा विजय की थी। तो गोवा विजय आप लिख सकते हैं 1510 में इसने की थी, क्योंकि ये पूछा जाता है गोवा विजय किसने की थी, तो अल्बुकर्क ने की थी, जो द्वितीय वायसराय था, लेकिन वास्तविक संस्थापक था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका ये जो अल्बुकर्क था, इसका एक बड़ा चीज फेमस है, इसकी खासियत थी, ये चाहता था कि पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो भारत में। इसके लिए उसने स्थायी बस्तियां बसाने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया। भारतीय महिलाओं से कहा कि मतलब अपने पुर्तगालियों से कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, मतलब भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित करने वाला अल्बुकर्क ही था। 1509 से 1515 द्वितीय पुर्तगाली वायसराय था। प्रश्न नंबर 7, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने देखिए 1499 में गोवा विजय कर लिया, जबकि हमने पहले ही बताया 1510 में गोवा विजय करी है, तो पहला ही जो हो गया गलत हो गया। बाकी अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में खोला था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा का पहला कारखाना खोला, यह भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, यह भी सही है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में खोला गया, ये 1611 में खोला गया। डेट सन याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। पुर्तगालियों की बात हो रही है यहां पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहा किसने किया, पहले ये ध्यान रखिए, डेट समझ लीजिए कि पहला दुर्ग पुर्तगालियों द्वारा जो स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, तो कोचीन में किया गया। कब किया गया, 1503 में। 1503 में करने वाला कौन था, अल्बुकर्क था। उस समय जो अल्बुकर्क था वो वायसराय नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वायसराय जो बना है अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा है। उस समय वायसराय अल्बुकर्क नहीं था, इसी ने कोचीन में पहले दुर्ग की, पुर्तगालियों के पहले दुर्ग की स्थापना की है, ध्यान रखना। और ये भी आप कह सकते हैं पहला यूरोपीय दुर्ग कहां स्थापित हुआ, तो कोचीन में हुआ, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आइए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया है, बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आपके लिए सरल हो जाना चाहिए क्योंकि ये बता चुके हैं। तो पुर्तगालियों ने प्रथमतः क्या किया था, सामुद्रिक के स्थापना की, सामुद्रिक केंद्र की, व्यापारिक सामुद्रिक केंद्र की स्थापना की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, बंगाल की फैक्ट्रियों में पूछ रहा है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो कौन सी थी। इसमें 4 ऑप्शन है, बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर है, ठीक। तो कौन सी स्थापित की थी, हुगली वाली स्थापित की थी, ध्यान रखिएगा। अगला, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, वन ये हटा दीजिएगा, वन नहीं है, पहली शक्ति पुर्तगाली थे, ये पूछ रहा है। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अब इसमें अगर आपको आंसर करना हो तो पहले देखते चलते हैं कौन सा सही है। देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सत्य है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, ये बात बताइए। देखिए, पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, उसके बाद डेन ने कब्जा किया। किसने, डेन ने। डेन के बाद जो है वो अगला कौन कब्जा किया, फिर डचों ने कर लिया, ध्यान रखना, डचों ने किया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने किया पांडिचेरी पर कब्जा, ठीक, ये क्रम है। तो पांडिचेरी पर पहले कब्जा पुर्तगाली, फिर डेन का, फिर डचों का, फिर फ्रांसीसियों का कब्जा था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये व्यापारी कोठी स्थापित करने का भी क्रम यही है, कहां पर, पुदुचेरी में, ठीक है। अब आगे देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत हो गया। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, पूछ रहा है, ठीक। जबकि अंग्रेजों ने 1793 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। बाद में एक संधि हुई थी 1814 में, कब कब्जा कर लिया, 1793 में। बाद में एक संधि हुई जिसको पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। ये पेरिस की संधि
14 में हुई थी। उसके बाद पुनः जो है पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। तो अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत हो गया, यानी आंसर आपका एक हो गया सही। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया? समुद्री लूटपाट का अड्डा हुगली को किसने बनाया है, यह ध्यान रखना है। और मतलब हुगली को लूटपाट का अड्डा बनाया किसने? इस मतलब लूटपाट का अड्डा के रूप में इस्तेमाल किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अगला, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु तो हुगली का उपयोग कौन करता था? फिर से वही प्रश्न है, हुगली का उपयोग कौन करता था समुद्री डकैती? अभी हमने आपको जस्ट बताया है पुर्तगाली करते थे, तो उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? बढ़िया प्रश्न है, सभी पूछे गए प्रश्न है, कोई अलग से नहीं लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, सभी पूछा गया है। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ध्यान रखना, जाब चारनाक जो था वो कलकत्ता का संस्थापक था। कहा जाता है कि कलकत्ता जो है जाब चारनाक जो था वो इसका संस्थापक था, ये बोला जाता है। ठीक है, संस्थापक मतलब उसको बसाने का काम किया और कुछ नहीं, वहां पे फैक्ट्री वगैरह लगाने का काम किया। ये अंग्रेजों का टर्म है, जो जैसे पुर्तगालियों का ने कर दिया कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी, वो सब अलग अलग चीजें हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं। अभी एग्जाम है 15। कलकत्ता किसने बसाया था? बसाने की बात आ जाएगी तो फिर से आप उत्तर वही कर देंगे, जाब चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत में पहली संयुक्त जो पूंजी कंपनी स्थापित की गई वो किसकी थी, पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, भारत में जो पहली सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी स्थापित हुई थी वो अंग्रेजों की हुई थी, लंदन में 1599 में। उसको बोलते थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज करके थी, वो स्थापित हुई। लेकिन उसके बाद जो है 1602 में स्थापित हुई। 1602 में किसकी स्थापित हुई? डचों की। तो उत्तर तो इसमें डच हो जाएगा। हालैंड की संसद ने सबसे पहले किया था। विकल्प में अगर ब्रिटेन होता तो पहले ब्रिटेन लग जाता, लेकिन ब्रिटेन नहीं है इसलिए डच लग गई, नहीं तो अंग्रेज लग जाता। ठीक है, कितना, कब? 1599 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, देखते हैं। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। गलत है, गलत लगाने की जरूरत नहीं, बहरहाल सही देख लेते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, यही बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी, बाकी सभी गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था डचों ने, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न तो नहीं है, नहीं है, आगे चलिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी सफलता का राज पूछ रहा है। राज में अगर आप देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कह सकते हैं। उस समय कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे भारत में भी, लेकिन भारत में सही बात राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारत में सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे सेवा में लगा सकता था। सही है, तो डी आंसर, तीनों के तीनों इसमें सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? बताइए, बढ़िया प्रश्न है। अगर आप लोग मेरे आंसर देने से पहले आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जब कमेंट चलेगा तो मैं देखूंगा उसको। भारत में ब्रिटिश कंपनियों में से किसको सर्वप्रथम व्यापार करने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ है? तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ है। किस कंपनी को? किस इंग्लिश कंपनी को प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ किसको? लीवेंट कंपनी को। लीवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कब? 1593। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यह स्थल मार्ग से मिला था, स्थल मार्ग से, ना कि समुद्री मार्ग से। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बाद में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों को व्यापार करने के लिए जो है एक नई कंपनी बनाई जाएगी, जिसको वही मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज करके है। बाद
में 1702 में जो ये लिवेंट कंपनी है, मर्चेंट ऑफ करके जो लंदन ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज है, दोनों को विलय कर दिया जाएगा। कब? 1702 में। हालांकि पहला व्यापार पत्र किसको प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ 1593 में स्थल मार्ग से। समुद्री मार्ग से 1600 में मिला है मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी को। बाद में 1702 में दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? ध्यान रखिएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? वहां जब गठन हो रहा था, 1599 में गठन हो रहा था, उस समय कौन था? तो अकबर था। कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना है। कारखाना, जैसे अकबर का आपने देखा, तो अकबर का नॉर्मली हम ये मान के चल रहे हैं कि 1556 से 1605 आपको शासनकाल पता होगा, तो उसी के समय में स्थापित हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत में सबसे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में। उससे पहले सूरत में मिला था लेकिन वहां स्थापित नहीं कर पाए। 1611 में मछलीपट्टनम में, बाद में 1613 में पुनः एक स्थायी कारखाना स्थापित किया सूरत में। 1613 में, 1611 में मछलीपट्टनम में, 1611 में ही चाहते थे ये सूरत में स्थापित करना, जो अस्थायी कारखाना था स्थापित नहीं हो पाया। भारत में 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? देखिए 1613 यहां पे लिख दिया, तब आपको क्या करना होगा? सूरत करना होगा। और ये 1613 वाली पहली स्थायी फैक्ट्री थी, ध्यान रखना है, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी आपको कभी कभी लगाना होगा। इसमें जो है मछलीपट्टनम दिया नहीं है, तो हमको किस ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा? सूरत की तरफ। जबकि सूरत में पहला स्थायी जो है 1613 में है। अस्थायी को देखेंगे अगर तो 1611 सूरत तब भी सही हो जाता है, लेकिन मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है वहां पर कब स्थापित हो गया था? 1611 में, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? स्वाली के स्थान के पास, स्वाली जगह है, वहां पर किसने हराया था पूछ रहा है। तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। कब हराया था? तो 1612 में हराया था। किस निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया है? थॉमस बेस्ट ने 1612 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है? सूरत में सबसे पहला कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। कोशिश भी पहली जो है अंग्रेजों ने ही की है, बाद में जो है 1613 में स्थापित करने में इनको सफलता मिल गई है। उसके बाद जो है दूसरी कंपनी, देखिए 1613 में अंग्रेजों ने किया, 1616 में डचों ने किया है, यह भी ध्यान रखना है। डचों ने सूरत में अगर पूछा जाए फैक्ट्री कब स्थापित करी है तो 1616 में। अगर पूछा जाए फ्रांसीसियों ने कब करी है तो 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री भी स्थापित करी थी। यह चीज आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसियों ने 1668 में, डचों ने 1616 में, अंग्रेजों ने 1613 में सफलता पाई स्थापित करने में। ठीक है, अगला 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली है? तो इसमें भी कुछ नहीं है, 1613 सूरत है, वही ठीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी अगर पूछा जाए तो भी आपको उत्तर सूरत ही लगाना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूछ रहा है बंबई किससे लिया था? बंबई को किससे लिया था? बंबई के संस्थापक तो आप जॉब चार्नक देख चुके हैं। हुआ क्या था कि 1611 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी जो कैथरीन ब्रेगेंजा करके थी, उनका विवाह अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। अंग्रेजी जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, तो मुंबई उनको दहेज में दे दिया। तो किससे प्राप्त किया? पुर्तगालियों से प्राप्त किया। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने उस दहेज को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में फिर से जो है किसको दे दिया? वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
1669 में गेराल्ड अंगियार अंग्रेजी का पहला मतलब ये बंबई का पहला गवर्नर बना और इसी को मुंबई का संस्थापक कहीं कहीं माना जाता है, यह भी ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया? ध्यान रखना है, बढ़िया प्रश्न है, यह ध्यान रखिएगा। जॉन चाइल्ड करके एक जो है वो अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने 1688 में निकालकर बाहर कर दिया था। भारत से बाहर जाने का आदेश दे दिया था कि बाहर चले जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये बाद में इसको भागना पड़ा भारत से, औरंगजेब ने भगाया था, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? पहला कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण पूछ रहा है। जो पहला कर्नाटक युद्ध था ये 1746 से 48 के मध्य हुआ था। 1746 से 48 के मध्य हुआ था। ये कारण इसका बड़ा था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, ठीक है। लेकिन तात्कालिक कारण पूछ रहा है तो तात्कालिक कारण हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, डी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी जो है एक है, लेकिन उसकी शुरुआत 1740 में हुई थी। जहाजों का ग्रहण कर लेना और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार चल ही रहा था बवाल, तो दोनों बवाल मिलकर क्या हो गया? डी आंसर सही। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया पूछ रहा है। तो कर्नाटक का युद्ध अभी आप देख रहे हैं 3 युद्ध होंगे, तीनों युद्ध अभी अगले क्वेश्चन में आपको करा देंगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां पे देखिए 3 युद्ध दिए हैं। पहला युद्ध दिया है 1746 से 48, कोई दिक्कत नहीं, पहला युद्ध तो सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 46 से 48। दूसरा जो युद्ध है ये गलत दिख रहा, क्योंकि दूसरा जो युद्ध था वो 1749 में शुरू हुआ था और ये चला था 54 तक, शायद हाँ 54 तक चला था, 1754 तक चला था। तीसरा युद्ध 58 से 63 सही है, और पानीपत का तृतीय युद्ध भी सही है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति का आरंभ किया? ध्यान रखिएगा, भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति की शुरुआत अगर पूछा जाए किसने की है, वो सबसे पहले शुरू करने वाला कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ने यह हथकंडा पहली बार प्रयोग किया था और यूज किया था कि भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लिया जाए। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहां पे लगाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सूरत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना लगाया था, ठीक है। सूरत में जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना 1664 में हो गई थी। बाद में 1668 में जो है सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने में फ्रांसीसी सफल हुए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था, यह आपको ध्यान रहेगा। 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में। तो ए ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लुई 14वां है, 1664 में स्थापित हुई। निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है, प्रश्न ये है। तो काल्बर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में कौन सा कारखाना है जिसको डचों ने स्थापित किया है? वो है चिनसुरा, 1663 में डचों ने स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बीपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए, तो हो सकता है आई जाए, क्या दिक्कत है। 1632 में जो है कहां पर? पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हुए हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। दक्कन में असफल रहे, ये पूछ रहा है, इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों की फौज थी वो दक्कन में अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वहां पर दक्कन में स्थापित करने में असफल रहे अपनी शक्ति। अगला है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश के हिसाब से आपको लगाना है, क्रम लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता ही होगा नॉर्मली, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहली कौन है? वो पुर्तगाली है।
पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे डच आ जाएगा, उसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे तीसरे नंबर पर, फिर फ्रांसीसी चौथे नंबर पर। यानी आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको, और दिया गया ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज, देन, यही क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। शक्तियों का क्रम का हिसाब से आपको लगाना है। पांडिचेरी, पांडिचेरी यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। पांडिचेरी का पूछ रहा है किसके कब्जे में था, क्या हो जाएगा? देखिए पांडिचेरी जो था फ्रेंच के था, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर है डेनिश, ये मद्रास है जो डच के कब्जे में था। ये आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित करने में ये बन रहा है। 2016 में पूछा ये मद्रासी नहीं, शायद सद्रास, मद्रासी है, ठीक है, सद्रास लिख उठा है। अगला, उस क्षेत्र की पहचान करें। अगर किसी प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है तो पिन पोस्ट में आप देखिएगा, क्योंकि बाद में वीडियो दोबारा हम जरूर देखते हैं। अब दोबारा वीडियो बना नहीं सकते हैं तो वहां पे हम पिन पोस्ट में डाल देते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा भी लिख लीजिएगा, वहां पे लिखा नहीं है। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वो जगह कौन सी थी? तो बिहार थी। बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करने का काम करते थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था, इसमें भी कुछ नहीं है। निम्नलिखित यूरोपियों का कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में गए? व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन गया था? सबसे अंत में गए थे फ्रांसीसी, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, सबसे अंत में गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले पुर्तगालियों ने मतलब आने का आगमन हुआ, उसके बाद डचों का आगमन हुआ, फिर अंग्रेज का हुआ, फिर फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। भारत में आने वाले जो व्यापारी थे उसमें सबसे अंत में आगमन किसका हुआ है? फ्रांसीसियों का है, ठीक है, सबसे अंत में फ्रांसीसियों का हुआ है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? किन स्थानों पर व्यापारिक अड्डे स्थापित किया है डचों ने? देखिए इसमें जितने भी स्थान दिए हैं सभी पर डचों ने स्थापित किया है, तो डी आंसर सही है। नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह जो है डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सबको सब नाम याद कर लेना है, बात खत्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। पूछ रहा है इनमें से कौन सी अंग्रेजों की देन थी? अंग्रेजों की देन, ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी देन जो है वो अंग्रेजों की नहीं थी। मृदा के स्वरूप और गुणों के आधार पर भूमि राजस्व को आप देखेंगे तो ये शेरशाह सूरी, अकबर वगैरह मतलब मध्यकाल में भारत में प्रचलित थी, ना कि अंग्रेज लेके आए। युद्ध में चलती फिरती तोपों को आपके देखेंगे तो ये भी अकबर के समय में प्रचलित रही थी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय में रही। तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती है, तंबाकू और लाल मिर्च को आप देख लीजिए जरा सा, किसकी देन है? तंबाकू लाल मिर्च पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज पहली बार क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यह भी देखना है कि कितने समय में रिकॉर्ड हो जाता है, कि 100 क्वेश्चन कितने समय में हो जाएगा। देखिए किसने टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ये कहने वाले जीबी मैकाले या टीबी मैकाले भी कहीं कहीं इनको कहा गया है, तो जीबी मैकाले या टीबी मैकाले जो भी हो, मैकाले हैं, बस ये ध्यान रखना है। इन्होंने कहा था, ये टिप्पणी की थी, ठीक है। लॉर्ड मैकाले जिसको बोलते हैं, लॉर्ड वार्ड हम लगाते नहीं है, ब्रिटेन के राजनीतिक और कवि थे और इतिहासकार भी थे ये, ठीक है। 48, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? 47, ठीक है क्रम, मुझे लगा नीचे क्वेश्चन छूट गया। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसको एक्सला चैपल भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो परेशान मत होइएगा।
ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक की युद्ध की जो समाप्ति हुई थी एक्सलासापेल या चैपल से हुई थी, सही है। मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः इसी संधि के तहत प्राप्त हुआ था, तो सी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था एक्सला-चैपल की संधि से समाप्त हुआ था, इसी कारण प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध था वो भी समाप्त हो गया था, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। अगला जो है आरओ जो परीक्षा 2016 की हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से, इस तरह के प्रश्न को बहुत ध्यान से करिएगा। अंग्रेज, तो सी आंसर आपका सही है, दोनों सही है। नौसैनिक ताकत भी बेहतर थी, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यह ध्यान रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है। कौन था? तो मुर्शीद कुली खां जो था मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, प्रभुत्व को स्थापित किसने किया है, इसलिए आप प्लासी का युद्ध लगाएंगे कि प्लासी का युद्ध। पूर्णतः अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिश प्रभुत्व या ब्रिटिशों के लिए द्वार खुला है तो बक्सर का युद्ध है, पूर्णतः पूछा जाए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया था। नवाब की सेना पराजित हुई थी, कहने का मतलब। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता यहां पे पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो थी वो प्लासी का युद्ध ही था और कुछ नहीं, बक्सर का युद्ध नहीं, प्रथम पूछ रहा है। जहां सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव, अभी मैंने जस्ट बताया है कि प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ, तो प्लासी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। किसको? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने का, क्योंकि प्लासी का युद्ध उसी ने लड़ा था 23 जून 1757 को, तो उसी को माना जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा गया है? प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूब पूछा जाता है। किसने इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? यह कहने का काम किया था, इसमें आंसर क्या होगा? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था, ये विलियम पिट ने कहा था ये। ठीक है, विलियम पिट ने, जब ये 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद ये कहा था। प्लासी के जो युद्ध का मैदान है वो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है प्लासी का युद्ध का मैदान पूछ रहा है, तो कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी है? मुर्शिदाबाद से कहां पर? मुंगेर। वो करने वाला काम किसने किया? मीर कासिम ने किया है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर ले गया था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो, अंग्रेजों से छुप सके, बच सके, इसलिए लेके गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्वीकार किया। अब प्रश्न आ गया सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, अब हो जाएगा बक्सर का युद्ध। अब उत्तर हो जाएगा कौन सा? बक्सर का। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध अब पूछ लिया है। कब लड़ा गया था? 1764 को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, ये ध्यान रखना। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध ने द्वार खोला और ये एकदम पूरी तरह द्वार खोल के ही रख दिया, कह सकते हैं आप। ठीक है, बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। देखिए, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध था, इसमें भी कुछ नहीं है। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से? तो बक्सर का युद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह बढ़िया प्रश्न है। बक्सर का युद्ध 1764 में जब लड़ा गया उस समय दिल्ली का शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था पूछ रहा है। बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। यह आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी,
इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत यह दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। इलाहाबाद की जब द्वितीय संधि जो हुई है अगस्त 1765 में हुई है, उसके तहत दी गई है, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद डिटेल पढ़ना हो तो आप घटना चक्र खोल के खूब अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे जल्दी कराना है, दिक्कत यह है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मुगल सम्राट ने ही तो दी थी, शाह आलम मुगल सम्राट ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी के अधिकार दिए गए? ठीक है, किस गवर्नर के कार्यकाल में पूछ रहा है। उस समय था जब बंगाल बिहार, तो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। बंगाल बिहार उड़ीसा जब दिया गया तो लॉर्ड क्लाइव था, कोई दिक्कत नहीं, इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? अपडेट आ गया, अब देख लो कब प्रदान किया, तो 1765 में प्रदान किया, इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? ध्यान रखिएगा, यहां पे 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे, यहां पे मुर्शिदाबाद का उप दीवान पूछ रहा है तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था, मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था, यह ध्यान में रखना है, ठीक है, मोहम्मद रजा खान। क्या हो गया? 1765। अगला प्रश्न है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। कौन सी ऐसी जनजाति के थी जिनके संपर्क में सबसे पहले आए? खासी जनजाति थी, खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले 1765 में आए थे, ठीक है। इस जनजाति के जो लोग थे चावल, नमक, मछलियां, इन सब का और कुछ व्यापार करते थे, इसी व्यापार में कर लगाने के कारण जो है संपर्क में आए थे। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उत्तर बताना है कि क्या सही होगा, ठीक है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, बिल्कुल प्राप्त था, सी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अगला 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में कौन सा क्रम आपको अब युद्ध का बताना है और उस हिसाब से आपको लेके चलना है। जो 18वीं शताब्दी में युद्ध लड़े गए हैं ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे अंबर का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1749 में लिख लीजिए, ये 1749 में, ये 1757 में है। बक्सर का युद्ध 1764 में है। 57 प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है। 49 हो गया, 49 में अंबर का युद्ध हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। वांडीवास का, बक्सर का 1764, वांडीवास का 1760 है। तो सही क्रम पूछ रहा है, कौन सा सही क्रम बनेगा, उत्तर के हिसाब से आपको लगा लेना है। अब जब सन मालूम हो गया तो लगाने में आपको कोई दिक्कत होगी। देखिए सबसे पहले यहां पे मिलते हैं 1749, 1757, 1760, 1764, यानी यही बढ़ता हुआ क्रम है, तो उत्तर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। पराजित कौन हुआ था ये पूछ रहा है, बढ़िया प्रश्न है। वांडीवास के युद्ध में पराजित फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना है जो पराजित हुआ था वांडीवास के युद्ध में। फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था ये प्रश्न है। फ्रांसीसी सेनापति का नाम आपको बताना है जो पराजित हुआ। आयरकूट से काउंट लाली पराजित हुआ था, आयरकूट से काउंट लाली पराजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, इसमें भी कुछ बचा है क्या? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, छोड़ दे रहे हैं 73, क्योंकि अभी यही बताते आ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर 73 का आपको देना है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए यहां पे बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध
फ्रांसीसी, यही तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है? किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है? तो मराठाओं ने सबसे अधिक विरोध किया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध जो है मराठा शक्ति ने किया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़े उसने, 3 आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़े गए हैं, ध्यान रखना। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर? तो कौन सा शामिल था? रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर शामिल था, कोई दिक्कत नहीं। महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर उनकी राजधानी थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर लगा देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, लाहौर राजधानी थी। लाहौर ही तो राजधानी थी इनकी, महाराजा रणजीत सिंह की क्या राजधानी थी? लाहौर थी, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाइए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? प्रश्न ये है। तो इन्होंने शाहसुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? देखिए, एक प्रश्न रणजीत सिंह का बड़ा फेमस है, इसमें कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी जो है छीन ली, दूसरे आंख की रोशनी छीन ली, ये पूछा है। देखिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अगर तेज नहीं करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, यह ध्यान रखना। यह कथन जो है महाराजा रणजीत सिंह का, इसलिए डिटेल कम दे रहे हैं। वीडियो समराइज वीडियो आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का जल्दी ही। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह या हरि सिंह नालवा? उत्तराधिकारी पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराधिकारी कौन है? खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा, ऑप्शन है खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह जो थे सिख राज्य के अंतिम राजा माने जाते हैं। अगला, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो दिलीप सिंह थे ये 1843 से शायद 1849 तक इन्होंने शासन किया। एक बार देख जरूर लीजिएगा। पंजाब के पूर्व, अच्छा में से कौन सा सही है? देखिए, इनके बारे में कौन सा सही है? इनका जो निधन हुआ था 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था। राजा दिलीप सिंह का निधन पेरिस में हुआ था, लेकिन इनकी अंत्येष्टि कहां की गई थी? इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? फिर से वही प्रश्न आ गया, अभी तो ऊपर यही कराया है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह थे, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में 3 परिषद का सदस्य कौन नहीं था? 3 परिषद का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? देखिए, एलियट नहीं थे और मॉन्टगोमरी भी नहीं थे, तो ए डी बन रहा है ऑप्शन। अब क्या किया जाए? ए और डी बरहाल लगा लीजिएगा, दोनों सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर 1766 से 69, पहले तो सन याद कर लीजिएगा, सन ही महत्वपूर्ण होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ है पूछ रहा है। तो विजयी हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से 69 में हैदर अली। दूसरे में हैदर अली 82 में मर जाएगा, फिर टीपू सुल्तान तीसरा लड़ेगा, उसके बाद चौथे में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाएगी। डिंडीगुल 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? तो शस्त्रागार की स्थापना किसने करी थी? हैदर अली ने, कोई दिक्कत नहीं। 1755 सन भी लिखा है तो ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। किसने हराया था? आयरकूट ने हराया था पोर्टोनोवा के युद्ध में। बाद में इसी में जख्मी होने के कारण बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यह जख्मी हो जाएगा, ठीक है। 1781 में आयरकूट ने हैदर अली को हराया था, 82 में उसकी मृत्यु हो गई, फिर काम टीपू ने संभाल लिया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी, वहीं पे एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी और उसका स्वयं सदस्य बना था वो।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक, तो टीपू सुल्तान ने यह काम किया था, विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने का काम किया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। ब्रिटिश सेना को कहां पर हराया था? तो पोलीपुर में हराया था टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की पूछ रहा है। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी 1700, मुझे लग रहा है कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? 92 में हुई थी। 90-92 में युद्ध हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर, उसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 1792 है, 1792, क्योंकि 90 से 92 तो युद्ध चला था। ठीक है, टीपू सुल्तान, बहरहाल उत्तर सही है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो चौथा जो युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए, इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर जिसमें हैदर अली पराजित हुआ था, सही सुमेलित आपको बताना है, यह ध्यान रखना। कौन सा एक सुमेलित है? हैदर अली कहां पराजित हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को नहीं बल्कि आयरकुंड ने हैदर अली को पराजित कर दिया 81 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता था, अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया बल्कि भूभाग दे दिया। जीता हार नहीं हुई थी हालांकि, तो लेकिन भूभाग देना पड़ा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया, दिवंगत हुआ, एकदम सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बढ़िया प्रश्न है, तो सुमेलित करने वाला प्रश्न बहुत अच्छा होता है। आरओ में 2023 में सुमेलित करने वाले प्रश्नों की भरमार रहेगी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, खूब भरमार रहेगी, तो सुमेलित करने वाला अच्छे से लगाइएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 65 में। मंगलौर की युद्ध हुई है, मंगलौर की संधि हुई है 1784 में। सालबाई की संधि कब हुई है पूछ रहा है, तो 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 4, 2, 1, 3, सी आंसर सही है। बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया गया कहां पर? बेगम समरू की एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर कराया गया पूछ रहा है। बेगम समरू 1750 से 1836 उनका रहा है, जीवन काल रहा है। एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया था, वो कराया गया था मेरठ के पास, जो है सरधना में कराया गया था, मेरठ के पास। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है बहुत पूछता है, तो सही नहीं का भी प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। अली मर्दान खान में बंगाल में राजस्व प्राप्त की, यही सही नहीं है। बाकी देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने सही है। सवाई जयसिंह ने रेखागढ़ी ठीक है। मैसूर में टीपू सिंह मंदिर ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया है। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ रहा है, अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित कर दिया? सही है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का तृतीय युद्ध है, ध्यान रखे बताइए। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था, न कि इब्राहिम लोदी को, तो गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई नहीं, बल्कि चतुर्थ में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों में मिलकर षड्यंत्र रखा था, ये सही है बी। मेरे यहाँ कोई गाना शुरू हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि गाने की आवाज़ जा रही हो, मैं यही सोच रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उस पर आपको विचार करना है। भगवान करे आवाज़ गाने की न जाए, बहुत तेज चल रहा है, कोई चला दिया है, कुछ शायद फंक्शन होगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1772 में बन के आया था, बाद में वो बंगाल का गवर्नर जनरल 74 में बनाया गया, ठीक है, गवर्नर बन के आया था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 में क्लाइव आया था, 60 में वापस चला गया था, फिर 64 में पुनः क्लाइव वापस आया है। तो क्रम पूछ रहा है, वापस आने का क्रम अगर आप देखेंगे
तो इसमें क्या बनेगा, देखिए क्लाइव का पुनः आगमन 1765 कह लीजिए, इलाहाबाद की संधि भी 1765 है, अभी देख लेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 है, वारेन हेस्टिंग गवर्नर भारत का बना 1772 में। देखिए 1772 में सबसे अंत में वारेन हेस्टिंग, तो 4 वाले लगा लीजिए पहले। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध 64 में हुआ है, सबसे पहले बक्सर का युद्ध कौन बनेगा, 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब बात आती है क्लाइव का पुनः आगमन 65 में कब हुआ, तो क्लाइव जब आएगा 3 मई को तभी तो इलाहाबाद की संधि करेगा, तो पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, यानी बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 99 प्रश्न थे, खत्म किया जाए यहीं पे, क्योंकि गाना बहुत तेज शुरू हो गया है, कुछ फंक्शन है, अब उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई है। बाकी अगला वीडियो जो है 200-300 प्रश्नों का एक साथ दे देंगे, 6-7 वीडियो में सब समाप्त करा देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।